नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू अगेन टू दिस लेक्चर सीरीज in which we are discussing the economic survey, and in this lecture particularly we will be going to talk about the chapter 8 of volume 1. This will be going to be the last chapter which we are discussing in this volume, and of course the next video which we are going to discuss about the sustainable growth, sustainable development that belongs to the volume 2 chapter 10. These two chapters will be going to be the last chapters of volume 1 and volume 2. तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पे बात करने की कोशिश करते हैं इनोवेशंस के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं why innovation matters to us and especially to the developing country, and we also know that the innovations are continuously increasing and we are performing in a much better way than before. तो यहां पे इनोवेशंस के बारे में हम कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, जैसे हाउ इंडिया एंटर्ड द टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज पहली बार इन 2020, जब से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 में निकालना शुरू किया है। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए यहां से बनता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग क्या है। यहां पे हमारी रैंक थी 2020 में 48। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों जो यहां से निकलेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, तो इसका जवाब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप वीपो के नाम से जानते हो। राइट, वीपो। इसके बाद में अगर हम सेंट्रल और साउथ एशिया से कंपेयर करें तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस, एंड इंडिया इज अमंग लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज, जहां पे हम मतलब कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इकोनॉमीज में हम थर्ड नंबर पे आते हैं। तो यहां पे बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आगे चल के हम बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के उन 7 पिलर्स के बारे में जिसपे हमको रैंक किया जाता है। राइट, और इस पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ इंडिया इज परफॉर्मिंग ऑन ऑल दीज पैरामीटर्स। तो यहां पे दोस्तों हमको सारे ही पिलर्स देखने को मिल रहे हैं। देखिए, यूपीएससी का ट्रेंड रहा है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा पैरामीटर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं आता, तो बिल्कुल उसी तरह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के भी अगर आपको पिलर्स पूछ लिए जाए तो इसमें कोई चौंकाने वाला फैक्ट आपके सामने नहीं देंगे वो। तो यहां पे आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से पिलर्स पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बेस्ड है। तो जैसे नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट्स, मार्केट सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूशंस, क्रिएटिव आउटपुट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तो बात हो गई फैक्चुअल। अब अगर मैं आपको इसमें कुछ एनालिटिकल चीजें बताना चाहूं कि ये जो इसके पिलर्स हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के, या मैं बोलूं इनके कुछ सब पिलर्स। हाँ, अब जैसे आपका सवाल होगा कि सब पिलर्स क्या हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रारंभ के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया है एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जहां पे जैसा कि आप देख भी पा रहे हो आपके सामने बेसिक, कोर और एडवांस लिखा हुआ है, जहां पे बेसिक में आपको दिख रहा होगा कि जितनी भी बेसिक नॉलेज आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्लियर करने के लिए होनी चाहिए वो सब एनसीईआरटीज को कवर करके थ्रू आवर वीडियो लेसन्स, बुक वाइज टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां से पूरे क्लियर हो जाएं, आप आंसर राइटिंग कर पाओ और बुक वाइज टेस्ट सीरीज के थ्रू आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओ। देन वी विल मूव अहेड टू द कोर, जहां पे हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनको 500 प्लस आवर्स ऑफ वीडियो लेसन्स के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। यहां पे आपको स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी बाय द इंडिविजुअल एजुकेटर ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और बिल्कुल इसी तरीके से एडवांस लेवल पे जाके हम ऐसे राइटिंग क्लासेस, वीकली टेस्ट कंडक्ट करके आपका इवैल्यूएशन, इस तरीके की चीजों से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आप लोगों के लिए लेके आए हैं। एंड ऑफ कोर्स जो डेडिकेटेड मेंटरशिप होती है फॉर द इंटरव्यू वो भी हम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो इस तरीके से आप पूरी तरीके से प्रिपरेशन हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं, एंड दिस इज आवर 1 ईयर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी प्रिपरेशन प्रोग्राम। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो video.onlyias.in पे जाके इस चीज को कवर कर सकते हैं, एंड फॉर एनी मोर इंफॉर्मेशन यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट बॉक्स। तो उसको समझने के लिए हमको यहाँ पे
ये मैप देखना पड़ेगा। एक्चुअली में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको और थोड़ा सा फोकस करके दिखाऊं, जैसे आपको इंस्टीट्यूशंस दिख रहा होगा, राइट। इंस्टीट्यूशंस में आपको दिख रहा होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है किसी कंट्री का। बेसिकली ये किस एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी से रिलेटेड, राइट। या कितना इन्फ्लुएंसिंग है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फॉर द इनोवेशंस। फिर रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ये इंस्टीट्यूशंस के सब पिलर्स हो जाएंगे। जैसे ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होगी किसी भी कंट्री में, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, एंड डेट टू विद द हायर एजुकेशन। तो यहां पे एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे पैरामीटर्स हैं। इसके बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले यही इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है किसी भी कंट्री में उसके डेवलपमेंट के लिए। जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी कितनी है। तो इस तरीके से कुछ सब पिलर्स इन पिलर्स के बनते हैं। खैर, यूपीएससी हमसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगी इसके सब पिलर्स, मगर हाँ हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि वेदर इंडिया वॉज अ पॉजिटिव आउटलायर और अ नेगेटिव आउटलायर ऑन ऑल द मोस्ट पिलर्स एंड सब पिलर्स। तो हमें जान के खुशी होगी ये चीज कि इंडिया जो है वो पॉजिटिव आउटलायर रहा है, राइट। ये आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी टर्म यूज करती है क्योंकि यूपीएससी, और क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने भी मेंशन की है तो आपको तो बिल्कुल पता होना ही चाहिए कि हम पॉजिटिव आउटलायर रहे हैं सारे ही पिलर्स और सब पिलर्स पे, विथ रिस्पेक्ट टू लेवल ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कंपेरेटिव टू लेवल ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हम सब में पॉजिटिव आउटलायर रहे हैं, मतलब हमने अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हमने हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अब आपको जो जानना है चीज वो ये जानना है कि वेयर वी हैव परफॉर्म्ड एज अ नेगेटिव आउटलायर और वी हैव नॉट परफॉर्म्ड इन वेरी वेल इन विच सब पिलर और पिलर। तो यहां पे आपको सबसे पहला पिलर तो मैं जरूर बताऊंगा, मगर उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तो क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंडिया जो है वो पॉजिटिव आउटलायर रहा है सारे पिलर्स पे, तो आप ऐसा ना समझ लो कि फिर नेगेटिव क्यों बोल रहा है ये व्यक्ति, नहीं। इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं कि नेगेटिव आउटलायर किस टर्म में रहा है आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जितनी बड़ी जीडीपी है ना दोस्त, उस बिहाफ पे अगर मैं बोलूं कि हमने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्या इनोवेशंस में, तो हमने बुरा परफॉर्म किया है, तो ये एरो नीचे बन जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो इन टर्म्स ऑफ जीडीपी हमने जो इनोवेशंस करे वो कम थे। वहीं अगर हम सारे पिलर्स पे देखें पिछले सालों की तुलना, जैसा हमने रैंकिंग में भी देखा हाउ वी हैव इंप्रूव्ड सिंस 2015, तो आज की सिचुएशन में हम सारे पिलर्स पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। मगर जीडीपी की टर्म्स में इनोवेशंस में हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए, ये आपने चीज समझ ली। अब हम लोग बात करते हैं कि इंप्रूवमेंट्स के कहां कहां पे स्कोप बन रहे हैं। तो सबसे पहला स्कोप बनेगा ह्यूमन कैपिटल एंड रिसर्च पे। जैसा मैंने बताया था कि आपको दोस्तों पता होगा हमारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है, राइट। तो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में 2019-20 में इंडिया का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा पैरामीटर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसपे इंडिया क्वेश्चन भी करता है कि आपको पढ़ना है या इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स इंडिया इज अ वीक, बट विथ रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन डिलीवरी वी आर वेरी मच एट पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये फैक्टर हमको अफेक्ट करता है, तो इसमें भी अफेक्ट कर रहा है। मगर हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली फॉर्म होने में रोकती है, बाधा क्रिएट करती है, और हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पाते। जैसे अगर मैं सबसे पहला एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो प्यूपिल मतलब लोगों का और टीचर्स का रेशियो, प्यूपिल टीचर रेशियो, ये हमारे यहां पे बहुत कम है। और डेट टू पर्टिकुलरली फॉर द सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम वेयर मैक्सिमम इनोवेशंस वर एक्सपेक्टेड, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद में बिजनेस सोफिस्टिकेशन की अगर हम बात करें, राइट, ये हम जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम ऊपर जा रहे हैं, मगर यहाँ पे बिजनेस सोफिस्टिकेशन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो बिजनेस सोफिस्टिकेशन है वो ये बात कर रहा है कि यहाँ पे आपके कितना मेल और कितना फीमेल एडवांस डिग्रीज के साथ में एम्प्लॉयड है। तो हमको ये बात तो पता है कि हमारी जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही कम है जो बहुत एडवांस डिग्रीज के साथ में आज एम्प्लॉयमेंट में काम कर रही हैं, राइट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है किसी भी इनोवेशन के लिए, वो आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स मैं उम्मीद करता हूं आप यही बोलोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जितनी होगी उतना ज्यादा कंट्री अच्छा परफॉर्म करेगी। तो एग्जैक्टली
तो अब हमें यही बात करनी है कि हम कितना खर्चा करते हैं और किस लेवल पे आज हम खड़े हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, राइट। तो यहां पे आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, राइट, इसको कैसे बोला जाता है? इसको बोला जाता है GERD, इसको बोला जाता है ग्रॉस रिसर्च एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। तो ये हमारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, मतलब हम जितना डेवलप कर रहे हैं उतना हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा तो कर रहे हैं। मगर अगर अदर टॉप 10 इकोनॉमीज को देखें, जैसे यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, तो इनका जो GERD है, मतलब जो ये लोग खर्चा करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर GDP, वो बहुत ज्यादा है। तो हमें उससे मैचअप करने की जरूरत है, ये इकोनॉमिक सर्वे हमको ये बता रहा है। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस या पर्सपेक्टिव शोकेस करने की कोशिश की है इकोनॉमिक सर्वे ने हमको। मैं बताता हूं आपको किस रिस्पेक्ट में। ये है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइवेट एंड विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ये क्या बोल रहे हैं कि एक जगह हमको पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है बिटवीन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज परसेंटेज ऑफ GDP। मतलब कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर का पार्टिसिपेशन, यहां पे ये लोग ये बताना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन अगर ज्यादा रहेगा, राइट, इन GERD, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये नेगेटिवली कोरिलेट करता है विद डेवलपमेंट, राइट। मतलब कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन R&D में ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे आपको एक फैक्ट ये बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो GERD में नियर अबाउट 56% कॉन्ट्रीब्यूट करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो अब हम कैसे इसको कंपेयर करें? तो इसको कंपेयर करने का सीधा सा रास्ता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज, या जो हम टॉप 10 इकोनॉमीज के भी बात कर रहे थे, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, इनके आप देखो कि गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है और प्राइवेट सेक्टर कितना एक्सपेंडिचर करता है। तो यहां पे देखने को मिला कि जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं, ये टॉप 10 इकोनॉमीज में जो गवर्नमेंट है वो 20% से भी कम खर्चा करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसका मतलब ये पूरी चीज किस पे छोड़ दी है? एग्जैक्टली बिजनेस सेक्टर पे। मतलब कि बिजनेसेस खुद से रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। और अगर इंडिया में हम लोग बिजनेस सेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हमारे वाले कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सिर्फ 37% ओनली। और अगर हम लोग ऑन एन एवरेज डेवलप्ड इकोनॉमीज या उन टॉप 10 इकोनॉमीज की बात करें जिसको हम अभी देख रहे थे, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी अगेन, तो यहां पे ये जो इनका जो बिजनेस सेक्टर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 68% ऑन एन एवरेज। ये इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है। तो हमारा जो R&D में खर्चा है ये नेगेटिव कोरिलेशन रखता है विद द डेवलपमेंट। अब अगर हम लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखें एब्सोल्यूट नंबर्स में, ये तो अभी हमने बात कर ली गवर्नमेंट और प्राइवेट में, अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें इन टर्म्स ऑफ GDP कि हम कितना % खर्चा करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी मिनिमल, ओनली 0.65%। कैन यू बिलीव? अब ये बहुत ज्यादा कम है विथ रिस्पेक्ट टू टॉप 10 इकोनॉमीज जो ऑन एन एवरेज खर्चा पता है कितना करते हैं? 1.5 to 3% ऑफ देयर GDP। अब उनकी देखो GDP भी कितनी बड़ी है और उसमें से वो कितना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो सोचो उनके यहाँ कितने इनोवेशंस होंगे, तो सोचो वो कितने पेटेंट्स करवाएंगे, तो सोचो वो कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वो फिर सोचो कि जिन इनोवेशन से, जिन मेडिसिन से मान लो कोरोना वायरस के भी वो बनाएंगे, तो कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट इस इकोनॉमिक सर्वे ने हमको बताया। इसी के साथ साथ यहां पे हमको बताता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज है इंडिया में वो किस तरीके से अपॉर्चुनिटी से भरी हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो डेस्टिनेशन है बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। हाईली स्किल्ड लेबर फोर्स है हमारे यहाँ पे, लो कॉस्ट पे भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके कारण लार्ज स्केल ऑफ शोरिंग हो रही है हमारे यहाँ पे। यूएस की फर्म्स हमारे यहाँ पे अपने आप की इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर रही हैं, IBM, इंटेल, जनरल
इलेक्ट्रिकल, ये सारी। और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट जो है, ये भी आपको पता होगा कि हम लोग टैक्स इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, राइट। किसके लिए? अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारी कंट्री में आप आके करोगे तो ये सारी चीजें जो हैं ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। मगर फिर भी हमारे बिजनेस सेक्टर को इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, यहां पे ये बात सामने आई। अब हम लोग यहां पे कुछ बात करेंगे ऑन द इंडियाज परफॉर्मेंस ऑन पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क की। पेटेंट्स और ट्रेडमार्क में इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहा, जो मैं अभी आपको शब्द यूज करके बता रहा था, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेटेंट क्या होता है। जैसे मान लो कि एक कोई मेडिसिन की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई एंटीबायोटिक निकाल दी जो कि बहुत फेमस हो गई, एक मेडिसिन निकाल दी फॉर द कोरोना वायरस, तो क्या है कि वो उसका पेटेंट करवा सकती है। पेटेंट क्यों जरूरी है? पेटेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि उसको प्रॉफिट कमाना है, राइट। उसने अगर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे हैं तो ये उसके पास राइट होना चाहिए कि उस मेडिसिन के कंपोजिशन को सिर्फ वही प्रोड्यूस कर पाए और प्रॉफिट कमा पाए। तो हमारे यहां से कितने पेटेंट होते हैं, अब ये जानना जरूरी है। तो आपको जान के हैरानी होगी कि अगर हम लोग 1999 से, यहां पे जैसे आपको बताने की कोशिश भी कर रहा है इकोनॉमिक सर्वे, 1999 से अगर हम देखने की कोशिश करें कितने नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल किए गए हैं इंडिया के थ्रू, तो यहां पे हमको ये चीज बढ़ती हुई दिख रही है स्टीपली, मतलब हमारे यहाँ पे इनोवेशंस हो रहे हैं, राइट। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी ऑफ द पेटेंट्स विच आर फाइल्ड फ्रॉम इंडिया वर फाइल्ड बाय द नॉन रेसिडेंट्स। तो ये हमारे यहां से नहीं, जबकि नॉन रेसिडेंट्स कर रहे हैं। वहीं अगर इंडिया, ब्राजील और कनाडा को छोड़ दें तो बाकी की जो टॉप 10 इकोनॉमीज हैं वहां पे पेटेंट एप्लीकेशंस बाय रेसिडेंट ज्यादा है देन नॉन रेसिडेंट। तो यहां पे इंडिया के रिस्पेक्ट में हमको क्या देखने को मिला कि पेटेंट्स फाइल तो ज्यादा हुए हैं, मगर इंडियन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इसका जो रेशियो है गड़बड़ा गया। नॉन रेसिडेंट हमारे यहाँ पे ज्यादा फाइल कर रहे हैं, राइट। अगर इसका परसेंटेज मैं आपको बताना चाहूं तो इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे से मान लो 100 पेटेंट्स फाइल हुए, राइट, तो इसमें से जो इंडियंस हैं, या मतलब मैं बोलूं जो रेसिडेंट्स हैं, इंडियंस नहीं, इंडियन रेसिडेंट्स बोलना चाहिए मुझे, उन्होंने सिर्फ इसमें 36% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है अपना। क्लियर हो रही बात? जबकि अगर हम लोग टॉप 10 इकोनॉमीज से कंपेयर करें तो उन लोगों का 62% इन्वॉल्वमेंट रहता है उनके यहाँ पे पेटेंट जितने फाइल होते हैं। तो आप देख सकते हो कितना वास्ट डिफरेंस है हमारे यहाँ पे। वहीं अगर हम लोग ट्रेडमार्क की बात करें तो ट्रेडमार्क में इससे थोड़ा सा उल्टा सिस्टम देखने को मिलता है, राइट। ट्रेडमार्क में क्या देखने को मिलता है? अच्छा, पहले मैं आपको पेटेंट और ट्रेडमार्क का डिफरेंस बता देता हूं। तो यहां पे हम लोग कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, और साथ ही मैं आपको थोड़ा सा पेटेंट के बारे में बता देता हूं, राइट। तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, यहां पे ये किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं? तो ये तीनों ही अलग एक्ट से डिराइव होते हैं। जैसे कॉपीराइट एक्ट 1957, मैं यहां पे पूरा नहीं लिख रहा हूं, कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 और पेटेंट्स एक्ट 1970। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए तीनों अलग एक्ट से गवर्न होते हैं। अब यहां पे सबसे पहले हम कॉपीराइट अगर देखें तो कॉपीराइट में ओरिजिनल क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जैसे कि कोई भी आपका काम है, ड्रामेटिक वर्क है, आर्टिस्टिक वर्क है, तो ये ओरिजिनल होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए, राइट। तो आपको इसका कॉपीराइट मिल जाता है। कॉपीराइट मिलने के बाद लगभग इसका टाइम पीरियड कितना रहता है वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेडमार्क क्या होता है? बेसिकली ये किसी ब्रांड को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। जैसे वोल्क्सवैगन का अगर मैं बनाऊं लोगो, तो एग्जैक्टली तो नहीं बना पाऊंगा, मगर इस तरीके का कोई लोगो बनता है, हम जानते हैं, राइट। तो ये वोल्क्सवैगन को अलग से डिफाइन करता है, राइट। तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें नेम आ सकता है, इसमें स्लोगन आ सकता है, ये ट्रेडमार्क होते हैं। लोगो, जैसे मैंने बताया, ये सब ट्रेडमार्क में आता है, राइट। इसी के साथ साथ अब पेटेंट क्या होता है? बेसिकली ये कोई इन्वेंशन अगर कोई इंडस्ट्री कर दे कोई, अच्छा, ये जो इन्वेंशन है ये क्या होना चाहिए? नॉवेल होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, और इसकी इंडस्ट्रियल यूटिलिटी होना चाहिए, राइट।
इनके ईयर्स आपको याद करना जरूरी नहीं है, सबके अलग अलग होते हैं, हमको बस इतना भी पता है अगर कि इनमें मेजर बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। चलिए वापस लेके चलता हूं आपको उसी कहानी पे, ट्रेडमार्क की। तो यहाँ पे ट्रेडमार्क की कहानी हमारे लिए थोड़ी सी अलग है। ट्रेडमार्क में द रेसिडेंट्स आर परफॉर्मिंग इन अ मच बेटर वे देन द नॉन रेसिडेंट्स। इसका मतलब कि जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस में इंक्रीज आया है, मतलब कि 1999 से अगर हम देखें ट्रेडमार्क में तो यहाँ पे भी इंक्रीज देखने को मिला है, मगर यहाँ पे जो इंक्रीज है इस एप्लीकेशन का इंक्रीज मेजरली देखने को मिला है किसके द्वारा, रेसिडेंट्स। मतलब इसमें हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, होप यू लाइक दिस। अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यू कैन विजिट टू आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।